नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की एक कह सकते हैं सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा है, टकराव है और आखिर में एक नया बैलेंस बनता है। ये कहानी है संपत्ति के अधिकार की, आर्टिकल 31 की। एक ऐसा आर्टिकल जिसने हमारी संसद और हमारी न्यायपालिका को दशकों तक आमने सामने खड़ा कर दिया। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये मौलिक अधिकार था क्या। फिर देखेंगे कि कैसे संसद ने इसमें बदलाव करने शुरू किए। इसके बाद आएगा टकराव का दौर, अधिकार और सिद्धांतों के बीच। और फिर एंट्री होगी सुप्रीम कोर्ट की अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ। और आखिर में हम देखेंगे कि आज की तारीख में इसका स्टेटस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त संपत्ति के अधिकार का मतलब क्या था। ये एक वादा था हमारे संविधान का। तो देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संपत्ति का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं था। ये आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार था। मतलब उतना ही जरूरी जितना कि समानता का अधिकार या बोलने की आज़ादी। जरा सोचिए, इसका मतलब था कि सरकार किसी की जमीन या प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं ले सकती थी। उसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया और सही मुआवजा देना जरूरी था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वादा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। आज़ादी के ठीक बाद सरकार को देश में बड़े सामाजिक बदलाव करने थे, जैसे कि भूमि सुधार, जमींदारी खत्म करनी थी और ये मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था। तो यहीं से शुरू होता है असली खेल और संसद चलती है अपनी पहली चाल। साल था 1951। संविधान लागू हुए बस 1 साल ही हुआ था और आ गया पहला संशोधन। संसद ने एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं, 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, उन्होंने जोड़ा आर्टिकल 31A। इसका सीधा सीधा मकसद था कि जमींदारी खत्म करने जैसे जो कानून हैं उन्हें बचाया जा सके। मतलब जब सरकार बड़े बड़े एस्टेट्स को अपने हाथ में ले तो उसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। और दूसरा, उन्होंने बनाया आर्टिकल 31B, और इसने तो एक ऐसी जबरदस्त ढाल तैयार कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये ढाल थी 9th शेड्यूल, यानी 9वीं अनुसूची। इसे आप एक जादुई बक्से या लोहे के संदूक की तरह समझिए। संसद कोई भी कानून बनाती और उसे इस बक्से में डाल देती, और बस एक बार कानून इस बक्से में गया तो फिर उसे कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। मतलब ये एक तरह का जुडिशियल रिव्यू से बचने का कवच बन गया था। और बस यहीं से हमारी संविधान के अंदर एक बहुत बड़ी वैचारिक जंग शुरू हो गई। एक तरफ था एक इंसान का मौलिक अधिकार, उसका फंडामेंटल राइट, और दूसरी तरफ थे समाज के हित के लिए सरकार के बड़े लक्ष्य, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इस टकराव को संसद ने 1971 में एक बिल्कुल नई लेवल पे पहुंचा दिया। 25वें संशोधन के साथ एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 31C, और इसने तो सीधी बात कह दी। इसने कहा कि अगर सरकार समाज की भलाई के लिए, यानी आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, जिसका मतलब है कि देश के संसाधन सब में बंटें और पैसा कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा ना हो, तो ऐसा कानून कुछ मौलिक अधिकारों पर भी भारी पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो अब देखिए, ये क्लासिक केस बन गया था। एक तरफ थे मौलिक अधिकार जो एक व्यक्ति के होते हैं और उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। दूसरी तरफ थे नीति निर्देशक तत्व जो पूरे समाज के लिए लक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया, क्या जरूरी है, एक व्यक्ति का अधिकार या पूरे समाज का भला? संसद के इन कदमों से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा हो गया था। क्या संसद के पास संविधान को किसी भी हद तक बदलने की ताकत है? क्या वो मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकती है? ये जो पावर का संघर्ष था, इसने अब सुप्रीम कोर्ट को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़। ये पूरा संवैधानिक ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा 1973 में। एक ऐसा केस जिसका नाम भारत के कानून और राजनीति से जुड़ा हर इंसान जानता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सिर्फ 25वें संशोधन को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सवाल था, क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति अनलिमिटेड है? कह सकते हैं कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। तो फिर इस केस से निकलकर क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। कोर्ट ने एक लाइन खींच दी।
उन्होंने कहा, हाँ, संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। संसद संविधान की नींव, उसकी आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तबाह नहीं कर सकती। और इस बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का असली दम हमें देखने को मिला 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। सरकार ने 42वें संशोधन से कोशिश की थी कि सभी के सभी नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ऊपर हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिक स्ट्रक्चर के हथियार का इस्तेमाल किया और उस प्रावधान को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का जो बैलेंस है वो खुद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं। रथ तभी ठीक से चलेगा जब दोनों पहियों में बैलेंस हो। किसी एक को दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता। और फिर जो कहानी 9वीं अनुसूची के लोहे के बक्से से शुरू हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आईआर कोएल्हो केस में एक तरह से ताला लगा दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह बक्सा कोई ब्लैक होल नहीं है। केशवानंद भारती केस के फैसले के बाद, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद, अगर कोई कानून इस बक्से में डाला गया है तो उसे भी इस कसौटी पर परखा जाएगा कि कहीं वो संविधान की मूल संरचना को तो नहीं तोड़ रहा। मतलब जुडिशियल रिव्यू से अब कोई नहीं बच सकता। अब ये जो इतनी लंबी खींचतान चली संसद और न्यायपालिका के बीच, इसका सीधा असर पड़ा खुद संपत्ति के अधिकार के स्टेटस पर, और एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव आया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ। कह सकते हैं कि ये इस पूरी बहस का एक तरह से आखिरी चैप्टर था। और ये था कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। जी हाँ, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट बन गया। मतलब ये कि अधिकार तो अब भी है, लेकिन अब उसका प्रोटेक्शन लेवल वो नहीं रहा जो फंडामेंटल राइट्स का होता है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आज की तस्वीर क्या है? पहली बात, आर्टिकल 31 अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 31A और 31B आज भी मौजूद हैं भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए। तीसरी बात, 31C भी मौजूद है जो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देता है। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत के जरिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक लक्ष्यों के बीच एक बैलेंस बना दिया है। ये पूरी कहानी, ये पूरा संवैधानिक सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक व्यक्ति के अधिकारों और पूरे समाज के लक्ष्यों के बीच ये जो नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, क्या ये आज के भारत में भी उतनी ही बड़ी चुनौती है? इस पर जरूर सोचिएगा।